अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम बात करेंगे इशरत उस्मानी साहब से, जो उनकी बुनकर बिरादराना तंजीम 14 के मेंबर हैं, और इनसे बात करेंगे कि जो बुनकरों के बिजनेस का निज़ाम है वो इतना गड़बड़ क्यों है। सबसे पहला सवाल, इशरत उस्मानी साहब, आप देखते होंगे कि आलू आता है मार्केट में, प्याज आती है मार्केट में, सोना आता है मार्केट में, जितना भी चीज़ मार्केट में आता है उसका पहले से प्राइस फिक्स होता है। लेकिन बुनकर की साड़ी का प्राइस क्यों नहीं फिक्स होता है? कोई 600 की बेचता है, कोई 700 की बेचता है, कोई 800 की बेचता है। अगर एक शख्स जाता है किसी गिरस्ता के पास या गद्दीदार के पास, तो अगर वो 800 की साड़ी बेचता है तो दूसरा गिरस्ता सोचता है कि हम 600 की बेच दें, मेरा माल ज़्यादा बिकेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम प्राइस फिक्स होना चाहिए। तो बुनकर के जो बिजनेस है उसका निज़ाम इतना गड़बड़ क्यों है? देखिए, ये तो जो आपने सवाल किया है बहुत बुनियादी सवाल है, मगर अभी फ़िलहाल वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो बनारसी जो सनत है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है। तो इस समाज में जो मुख्तलिफ इस समाज के जो मुख्तलिफ स्टेज के जो लोग हैं, यानी बहुत गरीब हैं, फिर जो थोड़ा सा उससे बेटर हैं, थोड़ा सा उससे बेटर हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आपने देखा होगा कि और भी सारे कुटीर उद्योग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि अब कोई बड़े समाज का जो प्रॉस्पेरस तबका है जो इस सनत से जुड़ा है और वो साड़ियाँ या फैशन एपरल्स वो प्रोड्यूस करता है, तो सबकी लागत अलग अलग आती है। और लागत अलग अलग इसलिए आती है कि जो बहुत बड़ा गिरस्ता है वो बल्क में माल मंगवाता है। मान लीजिए कि जो छोटा है यहाँ पे फुटकर माल लेता है और यहीं से लेता है। बल्क में है तो बहुत सारे सूरत से या मऊ से या दूसरी मंडियों से भी रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, तो उनकी कॉस्ट अलग पड़ती है। अच्छा, हम लोगों का जो धंधा है वो कोई पेटेंट सिस्टम इसमें नहीं है। आप इसी तरीके से, जैसे आप देखिए चूड़ी है फिरोज़ाबाद की, मुरादाबाद का पीतल है, हम लोगों के यहाँ बनारसी ये जो सनत है, वो हम लोगों का एक शुरू से, चूँकि ये तबका एक ज़माने तक बहुत कम पढ़ा लिखा था, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली अवेयर नहीं था। तो ये चीज़ें हैं, ये बात आप जो कह रहे हैं इस पर कोई इस तरीके का नज़रिया बनना चाहिए कि जैसे बहुत गरीब आदमी है उसको पैसे की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, हमारे यहाँ जो चौक में जो लोग माल बेचते हैं, समझ लीजिए कि वो ये जो गद्दीदार लोग हैं ये बेच लेते हैं, तब हमारा पुर्जा बनता है। यानी माल वहाँ गए, आम तौर से जो प्रोसीजर है, गए वहाँ माल जमा करा दिया, एक कर्चा पुर्जा मिला, जब वो माल बेच लेंगे तब हमारा पुर्जा बनेगा। उस पुर्जा बनने के बाद 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जैसे जो टर्म कंडीशन तय हो उस हिसाब से फिर एक पोस्ट डेटेड चेक मिलेगी। ये पूरा निज़ाम इस तरीके का है कि जिसको बदलने की ज़रूरत है। मैं भी ये मानता हूँ कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। जब हम अपने कारीगरों का पेमेंट कर लिया तो पता लगा कि यहाँ से हमें वापसी मिल गया। ये सब चीज़ें हैं, मगर जो टेक्निकल और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ यही हैं कि सबकी कॉस्टिंग भी अलग अलग आती है, सबके पास उतना ठहराव नहीं, चूँकि उधार माल बिकता है, सबके पास उतना ठहराव नहीं है। जो मान लीजिए 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के उधार बेचने की ताकत रखते हैं, उनका 150 रुपया महंगा बिकता है। और जो ताकत नहीं रखते हैं कहते हैं कि साहब हमारा 100 रुपया कम कर लो, मगर हमें पेमेंट जल्दी देते हो। तो यही वजह है कि ये फ्लक्चुएशन है प्राइस के अंदर। जी, फ्लक्चुएशन की बात सही है। अगर जिसका बल्क में माल आता है उसका सस्ता प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ता है, जिसका बल्क में नहीं आता है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन एक मिनिमम प्राइस फिक्स होना चाहिए कि आपको इतने कम से नीचे साड़ी नहीं बेचना है, या इतने कम से नीचे आपको किसी को भी माल नहीं बेचना है। एक मिनिमम प्राइस फिक्स होना चाहिए। नहीं, वो तो मिनिमम प्राइस का ये है कि देखिए जो वेरिएशन आता है प्राइस के अंदर, जैसे देखिए किसी भी या हम कहते हैं सिंगल है, अल्फी है, तिल्फी है, जो साड़ियाँ हैं, मजदूरी तो लगभग फिक्स है। तानी बाना में 5 से 10% का फ्लक्चुएशन पेमेंट की टर्म कंडीशन के हिसाब से आती है। तो इसमें जो दिक्कत, जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आ रही है वो ये है कि जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो मार्जिन सबकी अलग अलग है। इसी वजह से उतना, जैसे आप अगर मान लीजिए कि अर्गंजा की साड़ी है तो लगभग पूरे मंडी में उसका एक रेट तय है। तो 150 रुपये का जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन वही है जो हमारे टर्म और कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब
हाँ, कभी माल अगर मान लीजिए कि डेड स्टॉक है तो उसका तो कोई प्राइस नहीं होता है, मगर अगर आप टसर की साड़ी लेने जाइएगा, शिफॉन की साड़ी लेने जाइएगा, तो वो जो मार्जिन का जो एरिया है, मार्जिन के एरिया से हम कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वही उतना फ्लक्चुएशन होता है। तो अदरवाइज़ आप देखेंगे तो लगभग एक ही जैसा है। हाँ, ये है कि कुछ लोग चौक में या इस तरीके के हैं, जो कोई कारीगर हो या गिरस्ता हो, जब कोई उसको पैसे की ज़रूरत होती है, उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि हमारी कोई यूनियन इस तरीके की नहीं है। हाँ, आपने मजदूरी की बात की कि मजदूरी फिक्स है, मजदूरी 10 साल से वही फिक्स है। आलू के दाम में बढ़ोतरी हुई, आटा 10 रुपये किलो मिलता था, आज 25 रुपये 30 रुपये किलो मिलता है। इसी तरीके से हर चीज़ का दाम बढ़ता है, हर चीज़ का प्राइस बढ़ता है उसकी ज़रूरत को देखते हुए। लेकिन जो मजदूर पहले 100 रुपये में साड़ी बीनता था, आज भी 100 रुपये में ही बीनता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? और जो अमीर तबका है वो मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाता है? ये सरासर जुल्म है उनके साथ, मैं भी ये मानता हूँ। 10 साल नहीं और ज़्यादा वक्त हो गया है, बल्कि इधर जब लॉकडाउन हुआ है, फिर कोरोना का जो फेज़ निकला है, वो 10 साल पहले वाली भी जो मजदूरी थी उसमें भी रिड्यूस कर दिया है कुछ लोगों ने। ये सरासर जुल्म है, गलत है। ये इस पे बात होनी चाहिए, और हम लोग के यहाँ बात हुई भी थी। जो मुश्तरका और मुत्तहिदा बुनकर बिरादराना तंजीमों के सरबराहान किराम बैठे थे, तो उसमें ये इशू रेस किया गया था। हमारे बहुत सारे बुनकर भाई भी हैं जो बार बार ये चीज़ कहते हैं कि भाई इस मसले को उठना चाहिए कि जब हर चीज़ तिगुनी और चौगुनी और पाँचगुनी हो चुकी है और मजदूरी 10-20 साल पहले वाली है। एक्चुअली ये एक ऐसा फेज था कि हम लोगों ने ये सोचा कि ये बिजली का मसला हल हो जाए तो इस पे भी बैठ के बात होनी चाहिए। उनके साथ जुल्म है ये। जी देखिए, मैं आज जो सवाल लेकर आया हूँ बहुत छोटा छोटा पॉइंट लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं भी उसी बुनकर समाज में पला बड़ा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जब कोई बुनकर अपनी खुद की साड़ी बनाता है, खुद का पैसा लगाता है, लेकिन जब वो जाता है बेचने उसको, तो उसको कहाँ बैठाया जाता है? जहाँ जूता चप्पल उतरता है। तो ऐसा क्यों होता है? और बुनकर अपने आप को इतना हकीर क्यों समझता है कि मैं उसी जूते चप्पल की जगह बैठने लायक हूँ? देखिए, इसमें ये जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत सही बात है। एक्चुअली क्या है कि एक ज़माने से ये तबका महरूम तबके से ताल्लुक़ रखता था। ये तबका उतना पढ़ा लिखा नहीं था, सोशली और पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था। चीज़ें पिछले 20 साल, मतलब मैं भी तकरीबन 20-22 साल से बिज़नेस में हूँ, और मैंने देखा है कि काफ़ी तब्दीली आई है और चेंजिंग आएगी। देखिए, हम जब अवेयर रहेंगे तो कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। एक ज़माने में जो आप कह रहे हैं वो आम हालात थी। हमारे समाज का मुतमव्वल और सरमायादार तबका भी जाकर वहाँ किनारे बैठता था। आज ऐसा नहीं है। आज तो पोजीशन ये है कि यहाँ जो अलवीपुरा का इलाका जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता था, और वहाँ यहाँ जाके लोकल मार्केट में यहाँ बेचता था माल अपने होलसेल ट्रेडर्स को। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली इतना अवेयर हुए हैं कि आज हमारे समाज में भी एक वो बुनकर तबका भी है, गिरस्ता तबका भी है, ट्रेडर तबका भी है। यानी अब हमारे यहाँ जो दूसरी डोमेस्टिक मंडियों से व्यापारी खुद हमारे इलाके में भी आते हैं। चीज़ें चेंज हुई हैं। जब हम तालीम पर और अपने तालीमी वसाइल को मजबूत करेंगे और सामाजिक मुद्दों को इसी तरीके से जैसे कि आप अभी उठा रहे हैं, इन चीज़ों को उठाएंगे, इस पर हम वर्कशॉप करेंगे, एक कार्यशाला करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई ये इसको प्रोड्यूस करने वाले हम हैं, इसका मूल्य निर्धारण हमारा अधिकार है। एक ज़माना तो ऐसा होता था कि और अभी भी है, उसमें कमी आई है। एक ज़माना तो ऐसा भी था कि साड़ी हम बनाते थे और उसका रेट गद्दीदार तय करता था। ये सरासर जुल्म है, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, उठ भी रही है। बहुत फ़र्क आया है। अब हमारे समाज के भी बच्चे जाते हैं जो अपनी संसाधन से, अपनी सवारी से, अब उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता जैसा पहले अछूत की तरह का किया जाता था। और कुछ वक्त और बीतेगा तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क हो जाएगा। एक लास्ट सवाल कि हर फैक्ट्री में या कोई भी वर्क होता है उसमें एक यूनियन लीडर होता है। हमारे सिस्टम में कोई ऐसा नहीं है, ना किसी की पढ़ाई लिखाई, ना ऑडिट, ना रिकॉर्ड, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। तो फिर एक बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं, ये जो सवाल आपने किया है, मैं फिर एक बात कहूँगा कि 20 साल पहले हमारे पास अपना कोई लेखा जोखा नहीं था, मगर चीज़ें बदली हैं। और देखिए वो कैसे बदलती हैं। आपके समाज में तालीमी मेयार जितना बुलंद होगा, यानी हम लोगों ने जो तालीमी इदारे हमारे बुज़ुर्गों ने कायम किए थे उसमें हमने कितनी ग्रोथ की है। जब हम
तालीमी वसाइल को और अपने समाज को तालीम याफ्ता बनाएंगे, उसकी एक मुहिम चलाएंगे। आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल से तो मैंने बहुत नोटिस किया है कि ऑल इंडिया पैमाने पर, बनारस में नहीं, ऑल इंडिया पैमाने पर माइनॉरिटी के जो बच्चे बच्चियां थी वो एजुकेशन के फील्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जो भी इस तरीके के थे जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज थे, उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया है। और अभी साल दर साल यूपीएससी में भी आप देख रहे हैं ये इनकलाब जब बर्पा करेगा, तो जब कौमों में इनकलाब बर्पा होता है तो ज़हन दिमाग के धारे मिलते हैं, सोचने समझने का अंदाज बदलता है, मतमय नज़र बदलता है, फ़िक्र व नज़र बदलती है। और जब ये बदलाव तालीम के ज़रिए से हमारे ज़हन मिजाज को बदलेगी, तो जब ज़हन मिजाज बदलेगा तो समाज बदलेगा, इंशाल्लाह उसमें फ़र्क आएगा। हमारे समाज में आज कितने लड़के ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंसी की अच्छी नॉलेज रखते हैं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सैकड़ों की तादाद में, जिनसे खुद मेरे ज़ाती ताल्लुकात कितने हैं। तो पहले तो ऐसा नहीं था। तो जब हम उन चीज़ों को चेंज करेंगे, परिवर्तन अपने आप में, देखिए दुनिया में एक चीज़ अस्थाई है और वो है परिवर्तन। और परिवर्तन जितना तेज़ी से हम रफ्तार से, जो बर्क़ रफ्तार तरक्की है दुनिया की, उसमें हम अपने मजहबी तशख़्ख़ुस को बाकी रखते हुए जितना इन चीज़ों में भी हम अपनी तालीमी वसाइल को, तालीमी इदारों को मजबूत करेंगे, इंशाल्लाह फ़र्क आएगा और आ भी रहा है। तो बुनकर जहां 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, आज वहीं भी खड़ा है। हम इशरत उस्मानी साहब से बात कर रहे थे और हम इनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आगे बुनकरों के मुद्दे पर भी आवाज़ उठाएंगे और उनका जो सारा निज़ाम है उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे और उसमें चेंजेस लाएंगे, क्योंकि इनोवेशन पे ही दुनिया कायम है और इनोवेशन होना चाहिए। तो हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि ये आगे बुनकर जो गरीब तबका है उसकी आवाज़ उठाएंगे। आप देख रहे हैं यू आर हदीस। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यानी बुनकरों तक पहुंचाना है तो आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।